हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का ही एक नया टॉपिक। कौन से चैप्टर का? ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि चैप्टर नंबर 4 का ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको इस डायग्राम में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नज़र आ रहा है, जिसकी दिशा, जिसकी डायरेक्शन उस तरफ है। और यहाँ पर एक करंट कैरिंग लूप है। लूप यानी कि पूरा एक फ्रेम आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लोज्ड फ्रेम, जिसमें 4 साइड्स हैं, जिसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, देखो इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है आई। और हमें पता है कि जब इसमें करंट फ्लो होगी, और क्योंकि ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसकी हर एक साइड पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा। और उस फोर्स की डायरेक्शन सबसे पहले हम जानेंगे कि किस किस दिशा में होगी। चलिए सबसे पहले हम पी क्यू दिशा में जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन जानते हैं। और ये डायरेक्शन जानेंगे राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से जानेंगे। तो ये कैसे हो सकता है बताइए? तो आपको राइट हैंड को इस तरीके से फैलाना है कि जो उंगलियां जो हैं, हमारी जो फिंगर्स हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और ये जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो करंट जो है यहाँ पे नीचे है, देख लो आप, तो हमको हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा। तो देखो, थंब जो हो गया वो करंट के डायरेक्शन में हो गया, और उंगलियां जो हो गई वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गई। अब हथेली जिस दिशा में खुल रही है, यानी हथेली की जो दिशा है, उसी दिशा में फोर्स लगेगा, यानी F3 लगेगा बाहर की, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ। वैसे ही अब यहाँ पे जो करंट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर है, तो आप हाथ ऐसे रखना। तो जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो गया, उंगलियां जो हो गई वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई। अब हथेली की दिशा अंदर की तरफ है, तो F4 अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है। और क्यू, वैसे ही आप देखेंगे क्यू आर और पी एस जो भुजाएं हैं, जो साइड्स हैं, उनमें जो फोर्स लग रहे हैं वो ऊपर लगेंगे और नीचे लगेंगे। तो आप खुद देख लीजिए, ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इनका इस सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। मगर आप कहेंगे सर ये भी तो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये कैसे लगे हुए हैं? देखो इस तरीके से लगे हैं, एक फोर्स उधर, एक फोर्स इधर। तो ये एक कपल का निर्माण कर रहे हैं, दोनों फोर्स मिलकर एक कपल बन रहा है, और वो कपल उस लूप को घुमाने का प्रयास करेगा, यानी कि रोटेट करने का प्रयास करेगा। तो और इस तरीके से फिर वो जो लूप है वो रोटेट होगा। मान लीजिए इस लूप की लंबाई L है और इसकी जो चौड़ाई है वो B है। लेंथ L मान लो, विड्थ कितनी मान लो, B मान लो। तो F1 और F2 का जिक्र आपको केवल इतना ही करना है कि ये एक ही रेखा में है, यानी एक ही लाइन में है और अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल वैल्यू वाले हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब बच गए कौन कौन? F3 और F4। तो फोर्स एक्टिंग ऑन साइड PQ, तो फोर्स का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, कितना होता है I, और यहाँ पे लिखते हैं उस साइड की जो लेंथ है वो, और क्रॉस B। तो उस साइड की लेंथ कितनी हो गई? PQ करके यहाँ पे आपको PQ दिखाई दे रहा है, PQ वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और जब आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ है, तो PQ जो है वो लेंथ है, तो ये हो जाएगा L, और ये फिर B, और साइन थीटा आता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, A क्रॉस B यानी कितना होता है? AB साइन थीटा, और साथ में एक यूनिट वेक्टर आता है जो A और B को मिलाने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। बट यहाँ पे हम स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए वो यूनिट वेक्टर का जिक्र नहीं किए हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो साइन, अच्छा अब ये देखना है कि साइन 90 क्यों हुआ, साइन 90 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि आप देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? उधर है, लेकिन ये PQ कैसा है? ऐसा है। तो ये देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री में है, तो 90 डिग्री होने कारण साइन 90 1 हो गया। तो F3 कितना आया? IL भी आया। सेम सेम F4 भी देखेंगे, तो F4 के लिए हम RS वाली साइड लेंगे। ठीक है, तो ये बस PQ के जगह पे RS आ जाएगा, और सेम उसका भी, आखिर ये लेंथ है तो ये भी तो उतना ही है ना, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, आमने सामने की साइड तो बराबर होती है, तो ये भी साइन 90 हो जाएगा, और ये IL भी आ गया। अब हम लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल बट अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल वैल्यू
और अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं, एक इस किनारे एक उस किनारे पे लग रहे हैं, मतलब ये दोनों फोर्स मिल करके एक कपल का निर्माण कर रहे हैं। और अब उस कपल का हम लोग, वो कपल क्या करेगा, उस लूप को घुमाने का प्रयास करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो जो टॉर्क है, इसी को हम लोग टॉर्क बोलते हैं, यानी कि जो दो फोर्स जब एक साथ लग रहे हों तो एक टॉर्क का निर्माण होता है, और उस टॉर्क का हम लोग मोमेंट ज्ञात करेंगे, मोमेंट पता करेंगे। ये टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, जो उस लूप को डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि अपनी पोजीशन से मोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला टाउ से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, और इसका फॉर्मूला होता है दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स लिख लो, जैसे यहाँ पे दोनों फोर्स आई एल बी सेम है, तो एक लिख देंगे आई एल बी, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, देखो एक फोर्स लग रहा है उधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, दोनों के बीच में ये वाली जो लेंथ है वो हम पी एस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पी एस लेंथ हो गया, और ये आई एल बी, और मैं क्या बोल रहा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली नहीं होगी सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा, इसको ऐसे बढ़ाएंगे, तब ये जो पीओ दिख रहा है आपको वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, न कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। एक और अगर डाउट आपके मन में हो रहा होगा तो वो ये है, देखो इस पूरी साइड पर फोर्स F4 लग रहा है ना, जो कि अंदर की तरफ लग रहा है, हमने दिखाया यहाँ पे है, ठीक है। ये पूरी साइड पे लग रहा है, इसलिए ये अगर मैं ये जो लेंथ है दोनों के बीच की, ये मैंने अगर यहाँ पे पी एस लिखी है तो आप घबराइएगा नहीं। आप ऐसा सोच सकते हैं, यानी आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर पी एस तो यहाँ है, फोर्स यहाँ लग रहा है, फिर आपने दोनों के बीच में पी एस क्यों लिखा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये फोर्स न केवल इस पॉइंट, मतलब केवल इस पॉइंट पर नहीं लग रहा है, वो तो उस पूरी साइड में लग रहा है। इस फोर्स को आप उठा करके यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, तो वही हमने किया है, वो पूरी साइड पे लग रहा है, पूरी साइड पे एक साथ फोर्स लग रहा है, ठीक है। हाँ अब सुनो, अब ये क्या है सर, ये क्या है, ये जो है ना, ये जो लूप है ऐसे रखा हुआ है, इसका जो नॉर्मल है, जो कि वहां आपको एन दिखाई दे रहा है, इसका नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, कि मैं आपको बताने जा रहा था एक जबरदस्त चीज, और वो क्या है, अच्छा पहले बताओ, ये थीटा है तो ये थीटा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा कि ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा। तो देखो ये थीटा है तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्यों क्यों 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 90 होता है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, तो ऑब्वियसली बात है कि बचा हुआ तो थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो आप तीनों को जोड़ के देख लो 180 आ जाएगा, तो इसके लिए इसको भी थीटा होना पड़ेगा। या सीधी सी बात है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में एक थीटा हो तो एक 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि अगर ये थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो वाला थीटा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना होता है। राइट एंगल को छोड़ के बाकी दोनों भी तो टोटल मिला के 90 होने चाहिए ना, तभी तो तीनों मिला के 180 होगा। तो चलिए अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पीओ जानने के लिए क्या करेंगे, इस ट्राइंगल पीओएस में हम साइन थीटा लगाएंगे, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा पीओ, और हाइपोटेनस हो जाएगा पी एस या एस पी, जो भी है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एस पी साइन थीटा आ जाएगा। एस पी की वैल्यू कितनी है, ये देखो एस पी की वैल्यू है बी, तो बी साइन थीटा जो कि उस लूप की विड्थ थी, तो पीओ इक्वल आ गया बी साइन थीटा। अब जाके पीओ की वैल्यू को हम रख देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो पीओ इक्वल बी साइन थीटा आप रख दीजिए। यहाँ कहीं डाउट हो तो पूछ लो, ट्राइंगल पीओएस लिए हैं उसमें साइन थीटा लगाए, साइन थीटा ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पीओ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हो जाएगा पी एस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये कितना है बी है, तो ये बी हो गया, तो पीओ की वैल्यू जाके रख देंगे, ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, है ना, आई एल बी साइन थीटा। लेकिन ये एल क्या है लेंथ, बी क्या है विड्थ उस लूप का, तो लंबाई गुणित चौड़ाई मिलकर के एरिया बनता है, तो ये एल बी मतलब ए हो जाएगा। टाउ इक्वल आई ए बी साइन थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आई तो स्केलर क्वांटिटी है, ए बी साइन थीटा हो जाएगा ए क्रॉस बी। और अगर उस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन हो, नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, तो ये टॉर्क एन गुना बढ़ जाएगा, इसका मोमेंट एन गुना बढ़ जाएगा, और आपको एन का गुणा बस कर देना है, बस कुछ नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन हो तो एन का गुणा कर देना है, ये आपका आंसर आ गया।
सो टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला डेरिवेशन समाप्त होता है, मगर यहाँ पर एक थोड़ी सी छोटी सी और बात बची है। हम यहाँ पर फटाफट से इसके 3 केसेस भी देख लेते हैं। 3 केसेस मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि उन केसेस को मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। केसेस में क्या है कि मान लीजिए फर्स्ट केस में लेता हूं, इफ थीटा इक्वल 0, अगर थीटा का वैल्यू कितना है 0 है, तो आप यहाँ थीटा इक्वल 0 रख के देखो, तो थीटा इक्वल 0 रखो तो क्या हो जाएगा, पूरा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आई ए बी साइन 0, साइन 0 यानी 0 होता है, तो टॉर्क इक्वल 0 हो जाएगा। नहीं, मोमेंट ऑफ टॉर्क, उस टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सर 0 हो जाएगी, ये कब होगा, थीटा इक्वल 0 कहने का अर्थ क्या है, थीटा क्या था, थीटा क्या था, वो टॉर्क का जो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा था वो था। अब वो थीटा 0 कब होगा, जब टॉर्क कैसे रखा रहेगा, ऐसे, क्योंकि टॉर्क, सॉरी, जो उसका जो लूप है, ये लूप है ना, लूप रखा रहेगा ऐसे, क्योंकि उसका जब नॉर्मल होगा ऐसे, है ना। फिर से बता रहा हूं मैं, टॉर्क जीरो कब होगा, जब थीटा 0 होगा। और थीटा 0 कब होगा, तो आप ये देखो कि थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो थीटा जो है वो एंगल है इस लूप का नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब ये एंगल 0 कब होगा, जब ये लूप ऐसा रखा होगा, क्योंकि इस समय इसका नॉर्मल उधर है और उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इसलिए थीटा 0 होगा। तो थीटा 0 होगा तो टॉर्क 0, यानी कि वो लूप जो है, लूप का जो एरिया है, वो उसका जो नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी कि यूँ कहें कि ये पूरा का पूरा लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रखा हो, ठीक है। जब ऐसा होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा। अब दूसरा देखो, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री रख के देखो, वहाँ पे 90 डिग्री, तो टॉर्क इक्वल आ जाएगा आई ए बी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आई ए बी हो जाएगा साइन 90 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। 90 मतलब क्या है, जब लूप ऐसा रखा होगा, क्योंकि यही लूप जब ऐसा रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर है और इस लूप का नॉर्मल इधर है, तो दोनों के बीच 90 अंश बन जाएगा, तब मैक्सिमम टॉर्क होगा। यानी कि तब वो बहुत ज़्यादा टॉर्क महसूस करके अब उसके प्लेन को मतलब उसके जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो जो टॉर्क है। तो ये केसेस हुए। वैसे ही आप थीटा इक्वल 180 भी रखोगे ना, तब भी साइन 180 डिग्री भी कितना होता है, 0 होता है। तो तीसरा केस बन जाएगा, इफ थीटा इज 180 डिग्री, तब भी टॉर्क कितना आएगा, 0 आएगा, साइन 180 डिग्री भी 0 आता है, ठीक है। तो ये 3 केसेस जो है वो आपको पढ़ने हैं इस डेरिवेशन के साथ। अब ये डेरिवेशन अच्छे से समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।